हेलो एवरीवन, आज हम है ना सीटेट जनवरी 2024 के लिए ना ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। मैं आपका ईवीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुकी हूँ। मैंने थर्ड और फोर्थ क्लास की एक कंबाइंड का वीडियो भी डाल रखा है और मैंने एक फिफ्थ क्लास का कंबाइंड वीडियो भी मैराथन के फॉर्म में डाला हुआ है। उसके बाद हमने ना ईवीएस पेडागोजी का भी एक कंबाइंड वीडियो मैंने डाला हुआ है। और लास्ट ईयर जो आपका ऑफलाइन वाला पेपर था उसमें जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन आए थे और 2021 के एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन आए थे उनका एक वीडियो भी मैंने डाल रखा है। ठीक है, ये वो कुछ टॉपिक है जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको है ना इनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है इन वाले टॉपिक्स में। ठीक है, इसके बाद हमारा ईवीएस का कोई भी टॉपिक बच नहीं गया। उसके बाद आपको ना बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सारी क्लासेस जब आप देख लेंगे उसके बाद आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, फूड वी ईट, तो इस वाले ईवीएस के चैप्टर में कौन कौन सी डिशेस के बारे में बात हुई है। तो आपको पता है, अगर आपको है ना लिंग हू फ्रेंड नाम की एक डिश का नाम आपके सामने आता है जो है ना सांप से बनती है, स्नेक से बनती है, ये है ना हांगकांग में खाई जाती है। ठीक है, और अगर आपके पास एक ऐसी मछली आती है जो मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है तो ऐसा होता है कश्मीर में। और आपके सामने अगर एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, तो ये गोवा में खाई जाती है। बॉइल्ड टपाइका विद कोकोनट करी केरला में खाया जाता है। ऊंधियू जो एक डिश होती है, ठीक है, और ढोकला जो होता है जो ग्रीन चटनी के साथ खाया जाता है, लेमन राइस जो खाया जाता है, ये सब कुछ कहाँ पे खाया जाता है? गुजरात में खाई जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, और ऊंधियू जो होती है ना, ये बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके उल्टे घड़े को उल्टा करके बनाई जाती है, इसलिए इस डिश का नाम है ना ऊंधिया है, क्योंकि ऊंधिया का मतलब गुजराती में होता है उल्टा करना। ठीक है, वो घड़े को उल्टा करके इसे पकाते हैं, तो इसलिए इस डिश का नाम ये है। ठीक है, और अगर आपको पता है, एक गुड़ से बनने वाली मीठी पूरी जिसको पूरन पोली बोला जाता है, स्पाइसी कड़ी के साथ खाई जाती है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये वो है ना खाने के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये सारे के सारे चीज़ें आपको क्लियर होगी, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल के सामने वो लिख देंगे कश्मीर, फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल के सामने वो लिख देंगे गोवा। तो आपको लगेगा हाँ फिश तो दोनों जगह बनती है, लेकिन कहाँ पे सरसों के तेल में बनती है और कहाँ पे है ना कोकोनट ऑयल से बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फूड वी ईट वाला टॉपिक। के बाद आते हैं हाउसेस के बारे में। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के घर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? अगर किसी भी बड़े शहर की बात हो रही है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, ऐसे किसी भी बड़े बड़े शहरों की बात अगर हो रही है, कोलकाता, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना वहाँ पे। उसके बाद अगर हाउस बोट्स, जिसको डोंगा बुलाते हैं, तो आप अगर कभी भी श्रीनगर घूमने गए हैं तो वहाँ पे है ना आपको बहुत सारी हाउस बोट्स नजर आएंगी, जिसको शिकारा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है? श्रीनगर में मिलती है। और अगर आपको ऐसे घर मिलते हैं जो है ना 10 से 12 फीट ज़मीन से ऊपर बैम्बू पिलर्स पे बनाए जाते हैं, तो ऐसा असम में होता है। अब असम में ऐसा क्यों किया जाता है? असम में है ना बहुत तेज़ बारिश होती है। ठीक है, तो बहुत तेज़ बारिश की वजह से वो क्या करते हैं, ज़मीन पे नहीं बनाते क्योंकि पूरा पानी पानी भर जाएगा ना, लेकिन वो है ना बैम्बू पिलर्स, 10 से 12 फीट के बैम्बू पिलर्स पहले खड़े करते हैं और उनके ऊपर घर बनाते हैं। ठीक है, उससे है ना बारिश का पानी से उनके घर बचे रहते हैं। उसके बाद है ना स्टोन और वुड का यूज़ करके घर बनाए जाते हैं मनाली में, लेकिन यहाँ के घरों का जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे ना स्लांटिंग रूफ होती है। आपको पता है, जब हम है ना कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें ना हम जो ऐसी ढालू वाली छत बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? स्लांटिंग रूफ। अब ये स्लांटिंग रूफ क्यों बनाई जाती है? तो आपको पता है मनाली में है ना बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर आपके घर की छत है ना स्लांटिंग होगी ना, तो क्या होगा, बर्फ़ जैसे ही छत पे आके गिरेगा, थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, आपकी छत पे नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, और उससे आपकी जो ठंड भी है ना वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो मनाली में ऐसा किया जाता है। उसके अलावा राजस्थान के घरों को अगर आप देखें ना, आपको पता है राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना बहुत गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे है ना घरों की छत ऐसी बनाई जाती है, मिट्टी से घर बनाए जाते हैं वहाँ पे, ताकि मिट्टी जो है वो ठंडा रखती है। उसके अलावा है ना जो छत होती है उसको पे है ना थॉर्नी बुशेस रखी जाती हैं। ठीक है, थॉर्नी बुशेस रख के वो क्या करेंगे, राजस्थान के घर बने होंगे। उसके बाद अगर आप लद्दाख जाएंगे ना, तो वहाँ पे ना 2 फ्लोर का घर होता है जो किससे बना होता है? स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर है ना मड एंड लाइम की है ना एक थिक कोटिंग की जाती है, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें है ना कोई भी विंडो नहीं होती। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों किया जाता है? ग्राउंड फ्लोर में है ना वहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही होती है। ठीक है, इतनी तेज हवा चल रही होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे है ना विंडोज ही नहीं बनाते हैं, और उनकी जो छत है ना वो फ्लैट होती है और स्ट्रॉन्ग वुड ट्रंक रखे हो रहते हैं। उनकी छत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या यूज करते हैं? लकड़ी के मोटे मोटे पीसेस रख देते हैं वो। ठीक है, ताकि उनके जो घरों की छत है वो स्ट्रॉन्ग रहे, फ्लैट बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लैट छत होती है, किससे बनी हुई है? लकड़ी को इस्तेमाल करके बनाई जाती है। कहाँ पे होता है ऐसा? लद्दाख में होता है। ठीक है, और नीचे वाले घर में ना, इनका जो ग्राउंड फ्लोर वाला घर होता है मोस्टली उसमें ना ये जानवरों को भूसा भरे रखते हैं। ठीक है, मैंने ये टॉपिक्स आपको पहले भी करा रखे हैं, आज अब एक तरीके से हम रिविजन कर रहे हैं। तो आपको ना हमारा हाउसेज वाला लेक्चर देखना है।
उसके बाद आता है स्कूल जाने के लिए कहाँ के बच्चे क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं। तो बैम्बू एंड रॉप का इस्तेमाल करके कहाँ के बच्चे स्कूल पहुँचते हैं, असम के बच्चे। ट्रॉली जो एक वुडन बॉक्स होती है, ठीक है, अगर आप है ना कभी भी पहाड़ी वाले एरिया में घूमने गए ना, तो वहाँ पे जिसको ना वैसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में ना उड़न खटोला बोल रहे होते हैं, तो ये ट्रॉली ना वही होता है। ये एक वुडन बॉक्स होता है जिसके अंदर 4 से 5 लोग एक बार में बैठ पाते हैं और एक रोप के थ्रू है ना ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है, ठीक है। तो लद्दाख में ऐसा होता है, बच्चे है ना इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, लद्दाख में करते हैं। जुगाड़ का इस्तेमाल करके बच्चे, गुजरात के जो बच्चे हैं वो जुगाड़ का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। वल्लम जो एक वुडन बोट होती है, स्मॉल वुडन बोट होती है। तो आपको पता है केरला में ना बहुत सारा बैक वाटर है, आपको बहुत सारा पानी का एरिया क्रॉस करना पड़ता है, तो बच्चे है ना एक बोट का इस्तेमाल करके स्कूल पहुंचते हैं जिसको क्या बुलाते हैं, वल्लम बुलाते हैं। ये एक वुडन बोट है। ऊँट की गाड़ी का इस्तेमाल करके यानी कि कैमल कार्ट का इस्तेमाल करके, आपको पता है ऊँट कहाँ पे मिलते हैं, हमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट मिलते हैं और इसको है ना रेगिस्तान का जहाज भी बुलाया जाता है ना ऊँट को। तो राजस्थान के जो बच्चे हैं वो कैमल कार्ट का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके, बुलेट कार्ट का इस्तेमाल करके, जो हमारे प्लेन एरिया के जो जितने भी गाँव होते हैं ना वहाँ के बच्चे हैं ना बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके स्कूल जाते हैं। और रॉकी और अनइवन पाथ यानी कि ऊबड़ खाबड़ रास्ता, पहाड़ी रास्ता किनको क्रॉस करना पड़ता है, उत्तराखंड के बच्चों को। और सीमेंट ब्रिज हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, तो सीमेंट ब्रिज है ना नॉर्मल एरियाज, जो हमारे एरियाज है नॉर्मल एरियाज है वहाँ पर भी सीमेंट ब्रिज हो सकता है। और अगर पानी है, अगर आपको ना बीच में पानी का एरिया क्रॉस करना है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सीमेंट का ब्रिज बना देते हैं, उसको क्रॉस करके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें गोइंग टू स्कूल वाला टॉपिक पढ़ना है। मैंने ये टॉपिक आपको पहले भी करा रखा है और आज हम रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन जो ये तीनों बुक्स हमें पढ़नी थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, उसमें ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के जो भी वर्ड आए हैं वो सब मैंने एक साथ कंबाइन करने की कोशिश किया ताकि आपको ना अलग अलग चैप्टर्स में ना ढूंढना पड़े। तो मलयालम लैंग्वेज की पहले हम बात करेंगे। तो मदर की मदर को यानी कि नानी को है ना मलयालम लैंग्वेज में अम्मुमम्मा बुलाया जाता है। मदर की एल्डर सिस्टर जिसको हमारे यहाँ मौसी बुलाते हैं उसको वलियम्मा बुलाया जाता है मलयालम लैंग्वेज में। फादर के जो यंगर ब्रदर है जिसको हम चाचा कहते हैं उनको वहाँ पे चिटपन बुलाया जाता है मलयालम लैंग्वेज में, चाचा को चिटपन बुलाया जाता है। और जो चाची होती है उसको बुलाया जाता है कुंजमम्मा, ठीक है, कुंजम्मा बुलाया जाता है। मलयालम लैंग्वेज के वर्ड्स है ये सब कुछ, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वो 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि वली अम्मा किसको कहते हैं, अम्मू अम्मा किसको कहते हैं, चिटपन किसको कहते हैं, ठीक है। जो तोरांग वर्ड है इसका मतलब होता है जंगल, कुडुक भाषा में, ठीक है। और कुडुक है ना एक प्रजाति का नाम है जो झारखंड में रहती है, ठीक है। ये एक ट्राइब का नाम है जो झारखंड में रहती है, जो कौन सी भाषा बोलती है, कुडुक ही इस ट्राइब का नाम है और ये जो भाषा बोलती है वो भी कुडुक है। और अगर ये कुडुक लैंग्वेज में तोरांग बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, जंगल बोल रहे हैं, ठीक है। झूले झूले जो है, अगर आप लद्दाख में कभी भी जाएंगे तो वहाँ पे अगर लोग आपको झूले झूले बोल रहे हैं, इसका मतलब है वो आपको वेलकम वेलकम बोल रहे हैं, ठीक है, आपका वेलकम कर रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज में। लद्दाख में ना भोती भाषा बोली जाती है। भोती भाषा में किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, तो अगर मदर की बात हो रही है, माँ की बात हो रही है, तो वो माँ को भोती लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं, आमाले। पापा को क्या बुलाते हैं, फादर को क्या बुलाते हैं, आबाले। और जो दादाजी होते हैं उनको क्या बुलाते हैं, मीमीले। तो आपको ना पता होना चाहिए कि भोती लैंग्वेज में मदर, फादर और ग्रैंडफादर को क्या क्या बुलाया जाता है। वो एक मार्क में आपसे पूछ सकते हैं ना कि आमाले किसको कहते हैं, आबले किसको कहते हैं, मीमीले किसको कहते हैं, कौन सी लैंग्वेज की बात हो रही है, भोती लैंग्वेज जो कहाँ बोली जाती है, लद्दाख में बोली जाती है। उसके बाद है ना कौन सी जगह की है ना क्या क्या चीज़ फेमस है, वो भी यहाँ के बहुत सारे चैप्टर्स में अलग अलग जगह पे थी, मैंने एक ही जगह पे कंबाइन कर दिया। तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में बहुत ही फेमस पेंटिंग है, ठीक है। बहुत ही मधुबनी पेंटिंग है ना उनका बहुत फेवरेट टॉपिक भी है, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ पे बनाई जाती है। मधुबनी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में और इसीलिए यहाँ पे जो पेंटिंग बनती है उसका नाम भी मधुबनी पेंटिंग है। इत्र जो है वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर बनता है, वहाँ का इत्र जो है वो बहुत ही फेमस है। पोचमपल्ली साड़ी जो है वो मुक्तापुर पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बनती है, ठीक है। पोचमपल्ली यहाँ पे है ना इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसलिए यहाँ की जो साड़ियाँ जो बनती है यहाँ पे उनका नाम भी क्या रख दिया गया है, पोचमपल्ली साड़ी, ठीक है। और कुल्लू मनाली अगर आप कभी घूमने गए हैं तो कुल्लू की जो शॉल्स है वो भी बहुत फेमस है। और ये इनका नाम किस नाम की वजह से पड़ा है, क्योंकि कुल्लू कहाँ पे है, हिमाचल में एक जगह का नाम है, इसलिए वहाँ पे जो शॉल्स मिलते हैं उनका नाम भी क्या है, कुल्लू शॉल्स है। और असम में है ना सिल्क की में जो सिल्क मिलता है उसकी वो कहाँ पे बनता है, असम में मिलता है, ठीक है। असम के लोग बना रहे हैं उसको तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, असम सिल्क पड़ गया है। कश्मीर के लोग है ना बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कश्मीर एम्ब्रॉयडरी जो है वो किस जगह के नाम पे फेमस है, कश्मीर के नाम पे। पश्मीना जो शॉल होती है, ठीक है, ये जो पश्मीना शॉल होती है ना ये बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। और आपको पता है एक सिंपल पश्मीना शॉल हाथ से बुनने में आपको 250 घंटे लग जाते हैं। मैंने ना पश्मीना शॉल के बारे में आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक कराया हुआ है, ठीक है। तो पश्मीना शॉल जो है ये हमें ना चैंगथैंग जो गोट होती है उससे हमें पश्मीना वूल मिलती है, जिससे पश्मीना
शॉल बनाई जाती है। और अगर आप है ना एक सिंपल प्लेन शॉल बना रहे हैं तो 250 घंटे लगेंगे आपको उसको बुनने में, ठीक है। और अगर आप उस पर कढ़ाई करेंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो और भी ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। और ये है ना 6 स्वेटर मैंने पहने हो इसके बराबर होती है, यानी कि इतनी गर्मी इससे आ रही होती है। बहुत ही पतली सी शॉल होती है लेकिन बहुत गर्मी देती है, ठीक। उसके बाद है ना कौन सा एनिमल कितनी देर के लिए सोता है, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बुक्स में बात हो रखी थी। तो वो सारे एनिमल्स, कौन सा एनिमल कितने घंटे सोता है, वो यहाँ पे मैंने एक साथ ही एक स्लाइड में आपको बता दिया। तो जो हाथी होता है, एलिफेंट होता है, वो 2 से 4 घंटे ही सोता है बस। जो स्लोथ होता है, ठीक है, वो है ना 17 घंटे सोता है, ठीक है। ये है ना बहुत ज़्यादा सोता है, 17 घंटे है ना पेड़ से उल्टा लटक के सोता रहता है, ठीक है। स्लोथ बहुत ज़्यादा सोता है। जो गाय होती है हमारी, वो सिर्फ 4 घंटे ही सोती है। पाइथन जो एक तरीके के है ना सांप की वैरायटी है, ये 18 घंटे सोता है, ठीक है। और जो जिराफ होता है वो सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। और जो बिल्ली होती है वो 12 घंटे सोती है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि एलिफेंट के बारे में हमने एक चैप्टर भी पढ़ा है ना, अ डे विद नंदू, जिसमें ना एलिफेंट के बारे में और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए। तो वो टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए। और स्लीप के बारे में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने घंटे सोता है हाथी, तो 2 से 4 घंटे सोता है। आपको पता होना चाहिए कौन कितने घंटे सोता है। उसके बाद है ना कुछ कुछ जानवरों को है ना इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनसे है ना हमें कोई चीज़ मिलेगी जो हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है। तो जो हाथी होता है उसके जो बाहर के जो 2 दांत होते हैं, जिनको हम टस्क बुलाते हैं इंग्लिश में, तो उसे है ना उसके 2 बाहरी दांतों के लिए मार दिया जाता है। जो राइनोसेरोस होता है, गैंडा होता है, उसका जो एक सींग होता है ना, हॉर्न जिसको हम इंग्लिश में बुलाते हैं, उसके लिए उसको मार दिया जाता है। और जो टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स होते हैं, उनकी है ना स्किन के लिए, क्योंकि उनकी स्किन से है ना लोग कपड़े भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो स्किन के लिए एनिमल्स को मार दिया जाता है। और जो एक मस्क डियर होता है, उसकी मस्क से है ना बहुत ही अच्छे स्मेल वाला एक सेंट बनता है, इसलिए मस्क डियर को मार दिया जाता है। लेकिन आजकल है ना ये सब कुछ अलाउड नहीं है। अब है ना आपको पता है ना पोचिंग एंड हंटिंग पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं, तो अब आप इनको इतनी आसानी से नहीं मार पाएंगे, ठीक है। और अगर आप मारेंगे तो आपके अगेंस्ट है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी बुक में ये सारी बातें बताई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसको किस चीज़ के लिए किल कर दिया जाता है, ठीक है। एनिमल्स को हम किस चीज़ के लिए किल कर देते हैं, मस्क डियर को हम मस्क के लिए किल कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, सेंट बनाएंगे हम बाद में। उसके बाद आता है ना यहाँ पे ना एक चैप्टर है बर्ड्स के बारे में, यानी कि ना बर्ड्स के कैसे कैसे घोंसले होते हैं, ठीक है। तो एक बर्ड होता है, वो क्या करता है, अपना घोंसला है ना रोड के साइड में जो पत्थर पड़े होते हैं वहां पे बनाता है। तो ऐसा कौन करता है, इंडियन रॉबिन ऐसा करता है। इंडियन रॉबिन क्या करता है, सड़क के किनारे से अगर आप कभी जा रहे हो ना, वहाँ पे कुछ कुछ पत्थर पड़े होते हैं, अगर वहाँ पे किसी ने अपना घोंसला बना रखा है तो वो किसका घोंसला होगा, मोस्टली इंडियन रॉबिन का घोंसला होगा, ठीक है। और अगर एक कैक्टस प्लांट के पास या फिर मेहंदी की हेजेस, आपको पता है ना मेहंदी की हेजेस बहुत लंबी लंबी नहीं होती, बहुत ही नीचे नीचे ही होती हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे किसी ने अपना घोंसला बना रखा है तो वो किसने बना रखा होगा, डव ने बना रखा होगा, ठीक है। और अगर किसी ने ना एक पेड़ की जो ट्रंक होती है, ठीक है, उसमें है ना उसने अगर छेद कर कर करके होल करके वो वहाँ पे रहती है, तो ये कौन होती है, बार्बेट या कॉपर स्मिथ इसको हम बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, पेड़ में है ना अपनी चोंच मार 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 के वहाँ पे एक छेद बना देती है और उसी को अपने घोंसले की तरह इस्तेमाल करती है, ठीक है। और एक बर्ड क्या होता है भाई, ये इतना स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है, क्या करता है, 2 पत्तियों को है ना आपस में सील देता है और इस तरीके से कि उसको है ना नेस्ट की तरह यूज करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिलाई कर रहा है ना, तो इसका नाम है टेलर बर्ड, ठीक है। तो देखो कितना स्मार्ट बर्ड है। उसके बाद है ना एक ऐसा बर्ड है जो क्या करता है, स्मॉल ट्री और बुश वाले जो प्लांट होता है, उनकी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स नहीं, बहुत ही स्मॉल जो प्लांट्स और बुशी प्लांट्स हैं, उनके पास अगर अपना नेस्ट बना रहा है, उसकी स्मॉल ब्रांच से अगर इसका नेस्ट लटक रहा है, तो ये कौन कौन सा बर्ड होगा, ये सनबर्ड होगा, ठीक है। सनबर्ड क्या करता है, स्मॉल जो ट्री की ब्रांच होती है उसके ऊपर उसका घोंसला होता है। उसके बाद है ना एक मेल बर्ड बहुत ही सुंदर बुनाई करके अगर अपना घोंसला बना रहा है, किस लिए, कि वो है ना फीमेल को अट्रैक्ट कर पाए। तो है ना फीमेल क्या करती है, आती है, देखती है कि कौन से वीवर बर्ड ने है ना कितना सुंदर घोंसला बनाया, और जो उसको सबसे ज्यादा पसंद आता है ना उसी के घोंसले में अपने अंडों को वो देती है, ठीक है। तो वीवर बर्ड ऐसा करती है, ठीक है। वीवर बर्ड के जो मेल्स होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, फीमेल बस चूज करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा पक्षी जो है ना बहुत एक पेड़ की बहुत ही ऊंची वाली शाखा पे अपना घोंसला बनाएगा, तो ऐसा कौन करता है, क्रो, ठीक है। यानी कि जो कौवा होता है वो बहुत ही ऊंची शाखा पे अपना घोंसला बनाता है। तो हमें ये सारी बात, उसके बाद है ना कुछ कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनको खाया जाता है। तो कौन सी जगह पे कौन से फूल खाए जाते हैं, तो अगर आप है ना उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे है ना कचनार के फूल खाए जाते हैं, ठीक है, कचनार के फ्लावर्स खाए जाते हैं। उसके बाद है ना केरला में है ना बनाना फ्लावर्स खाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है ना केरला में बनाना बहुत ज़्यादा उगता है, तो वहाँ पे ना बनाना के फ्लावर्स को खाया जाता है। और महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो सहजन के पकौड़े वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो सहजन भी एक फूल है, तो महाराष्ट्र के लोग है ना सहजन के फ्लावर्स के पकौड़े बना के खा रहे होते हैं, ठीक है, सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है।
तो ये है वो कुछ फूल जिनको खाया जाता है। उसके बाद है ना कुछ मसालों के है ना, बहुत सारे मसालों के नाम इनमें है। और गार्डनर स्पाइसेस किसको बुलाते हैं? केरला को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे मसाले उगाए जा सकते हैं। इन मसालों के हिंदी में नाम क्या है? तो कार्डमम की अगर बात हो रही है तो इसको हम हिंदी में इलायची बुलाते हैं। क्लोव की अगर बात हो रही है तो इसे हम लौंग बुलाते हैं। क्यूमिन जो होता है इसे हम जीरा कहते हैं। सिनेमन को हम कहते हैं दालचीनी। ब्लैक पेपर को हिंदी में कहते हैं काली मिर्च। और ड्राई जिंजर को हम कहते हैं सौंठ। ठीक है, उसके बाद आता है हम है ना हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हमें है ना प्रिजर्व करना होता है, वरना वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कौन से फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या करते हैं, बुक्स में हमें क्या बताया गया है। तो अगर आपको मिल्क को प्रिजर्व करना है तो जब भी आप कभी अपने घर में दूध बाहर से लाते हो तो आप क्या करते हो? फटाफट उसको बॉईल करते हो ना, क्योंकि अगर आप बॉईल नहीं करोगे ना थोड़ी देर के बाद वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मिल्क को प्रिजर्व करने का तरीका है उसे बॉईल करना। ठीक है, कुक्ड राइस को अगर आप बचाना चाहते हो, ठीक है, आपने चावल बने हुए जो चावल है उनको आप फ्रेश कैसे रख सकते हो? आपको है ना एक बाउल में पानी लेना है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखना है, उसमें अपने जो चावल है उनको तैरने देना है, तो पानी की वजह से वो ठंडे रहेंगे। ठीक है, डायरेक्टली पानी में मत डाल देना, उबले हुए चावल है ये। उसके बाद जो धनिया होता है, ग्रीन कोरिएंडर जिसको हम बुलाते हैं, फ्रेश धनिया जो होता है उसको है ना हम गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक फ्रेश होता है। वरना अगर आप धनिया को सूखा ऐसे रख दोगे ना तो बहुत जल्दी उसकी पत्तियाँ जो होती है वो ऐसे लगेगी जैसे ख़राब हो गई हैं। उसके बाद जो अनियन और गार्लिक होते हैं, ठीक है, यानी कि प्याज और लहसुन जो होते हैं उनको है ना हम ड्राई ओपन प्लेस में रखते हैं। ठीक है, खुले में रखते हैं, उनको हवा लगती रहे उन पे। ये उनको प्रिजर्व करने के तरीके हैं, फूड आइटम्स प्रिजर्व करने के तरीके हैं। अब कौन से फूड है ना कहाँ से आया है? तो ग्रीन चिली, टोमेटो और पोटैटो जो है वो साउथ अमेरिका से आए हैं। एक एक मार्क में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। कैबेज और पी जो है यानी कि जो गोभी और मटर है वो यूरोप से आए हैं। और जो कॉफ़ी और हरी भिंडी है वो अफ्रीका से आई है। ठीक है, हमारी कंट्री में यानी कि हमेशा से नहीं उगते थे, जब अफ्रीका से कुछ लोग आए तो वो अपने साथ कुछ बीज ले आए, तो उससे है ना हमारे यहाँ पे भी कॉफ़ी बीन और भिंडी उगने लगी। यूरोप से जब कुछ लोग आए तो कैबेज और पी इंडिया में आ गया। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। और हमारा ईवीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लेनी है, सारी वीडियोस देख लेनी है, और उसके बाद है ना आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया है। ठीक है।